व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर ABJ स्टूडियो में मैं आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस ख़ास मेहमान को मैंने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, मैं इस बात पे बड़ा ही खुशी का इजहार कर रहा हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हमें मौका दिया और वक्त दिया, अपनी हाज़िरी हमारे पास लगाई और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और जब आप देखेंगे कि वो शख्सियत कौन है तो आपके दिल में भी एक खुशी महसूस होगी, क्योंकि पिछले 2 साल का जो टेन्योर डेफक्लेरिया का गुजरा, उस टेन्योर में जितना सब ज़्यादा काम डेफक्लेरिया की हिस्ट्री में हुआ, मैं नहीं समझता कि शायद इससे पहले कभी हुआ हो। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने स्टूडियो में इनको मदऊ किया है तो मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। सर ज़ुबैर बेग, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई, माशाल्लाह थैंक यू। आप हमारे इस स्टूडियो में आए, आपने हमारे स्टूडियो को रौनक बख्शी। थैंक यू। आपको भी अस्सलाम वालेकुम और आपके व्यूवर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर भाई, बहुत सारे सवाल आपसे करने हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि आप इस वक्त जो है ना डेफक्लेरियन की एक जान है, क्योंकि पिछले 2 साल मेरी इन्वॉल्वमेंट आप लोगों के साथ बहुत रही। और लिटरली ऐसी बात नहीं है कि कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं गवाह हूँ अपने स्टूडियो में बैठ के कि मैंने आपके टेन्योर में बहुत काम होते हुए देखा। मैंने आपको पहले भी बोला है और इससे पहले जो हमसे मिलते हैं ना, जब आपकी बात करते हैं तो वो इस बात के का एविडेंस वो होता है, मतलब गवाह होते हैं वो कि ज़ुबैर भाई के टेन्योर में माशाल्लाह काम हुआ है। बहुत सारे सवालात हैं, वक्त आपका बहुत कम होगा, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का, कॉल्स भी बहुत आ रही थी, लेकिन कम से कम वक्त में प्रोडक्टिव बात आपसे करूँगा। रियल इस्टेट इंडस्ट्री, कब आए आप रियल इस्टेट में, कब आपने शुरू किया, कितना टाइम गुजरा? मैं 1994 में मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ साथ मैं दाखिला लिया हुआ था मैंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और क्योंकि मेरे फादर भी रियल एस्टेट में थे, मेरे एल्डर ब्रदर हैं वो भी रियल एस्टेट में थे। तो मैं 1994 में हमजा स्टेट में स्टेडियम कमर्शियल एरिया में खालिद महमूद कुरैशी साहब थे, उनके पास में आके काम शुरू किया था। अच्छा जी। रियल एस्टेट में आप आए तो इससे पहले भी कोई काम करते थे या? नहीं, मैंने कहा ना, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैं इधर आ गया था किसी बिजनेस में, क्योंकि मैं जॉब ओरिएंटेड नहीं था। और क्योंकि मेरे फादर 40 ईयर सर्विस की पाकिस्तान नेवी में उन्होंने, और एज ए ऑफिसर रिटायर हुए, लेकिन मेरा रुझान शुरू से बिजनेस की तरफ था। तो रियल एस्टेट, क्योंकि हमारे कज़न भी होते थे कमांडर इसहाक साहब, तो खालिद साहब उनके दामाद थे, तो इस तरफ हमारा ज़्यादा रुझान था रियल एस्टेट की तरफ। तो रियल एस्टेट में भी आप आए, चलें ठीक है। तो डिफेंस में ही खास वजह आपके फादर्स की? जी, मेरी रिहाइश है। हम लोग जब पहले हम NORE 1 में रहते थे, MT खान रोड पे। उसके बाद जब हम यहाँ से शिफ्ट हुए 1983 में, हम अगस्त में डिफेंस फेज़ 1 फर्स्ट नॉर्थ स्ट्रीट पे शिफ्ट हुए, तब से हम वहीं रह रहे हैं। ऑलमोस्ट 40 ईयर्स है वी आर लिविंग है। डिफेंस में काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। मैं कह रहा हूँ कि इतना ज़बरदस्त और इलीट क्लास यहाँ आपको पता है पाकिस्तान की रहती है, और वो एजुकेटेड भी है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारे क्लाइंट समझते हैं, अच्छा उनको नो हाउ है, प्रॉपर्टी के बारे में नो हाउ है। अब आप देखें कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था। तो फेज़ 1 टू लेके फेज़ 8 ये ऐसे मीडियम थे कि हर एक की डिफरेंट लोकेशन, जो जिस तरह की, कोई सी लेवल्स है तो सी लेवल्स के लिए बीच CBO अपार्टमेंट्स थे, उसके साथ कंट्री क्लब और गैलेक्सी अपार्टमेंट्स वो बने थे। उसके वो वहाँ की लिविंग चाहते थे, कुछ लोग डिफेंस की लिविंग चाहते थे, कुछ फेज़ 1 में पुराने यानी 70s और 80s के जो लोग थे वो डिफेंस फेज़ 1 और 2 में रहते थे। तो बड़ा इजी था, उन्हीं की फैमिलीज फिर आगे आपको पता है नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो अब वो लोग ही यहाँ पे ज़्यादा रिहाइश पजीर हुए। अच्छा, उस वक्त जब आप रियल एस्टेट की बात करें, जब आप आए थे तो उस वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ ज़बान पे प्रॉपर्टी ले लेता था। टाइम चेंज होता गया, लोगों में थोड़ा सा ये आया कि हम देखें प्रॉपर्टी लें। पहले ओवरसीज भी ज़बान पे ले लेता था, फिर मुल्क के हालात टाइमली चेंज होते रहे, गवर्नमेंट चेंज होती रही। आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए पहले किसी को बोलते ज़बान पे ले लेते थे, अब चेंज हो गया, इस चेंज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले ये छोटा स्पेक्ट्रम था। हमारा डॉन में, जंग में इश्तिहार जाना, एवरी संडे इश्तिहार जाता था। अब हमें संडे का वेट करना, हम संडे ऑफिस में बैठते होते थे, फ्राइडे ऑफ करते थे और संडे ऑफिस बैठते होते थे, क्योंकि संडे को हम बेंगलोर विजिट कराते थे। आपको पता है पहले सैटरडे की छुट्टी नहीं थी, फ्राइडे की थी। तो हम लोग ये जो फिर उसके बाद हम लोग बंगलो विजिट, फ्लैट विजिट, ये हम कराते थे बाइक्स पे। तो उस वक्त का छोटा मीडियम था, तो हम 1-2 फेज़ या कमर्शियल मार्केट जैसे खड्डा मार्केट है,
खड्डा मार्केट स्टेडियम कमर्शियल में हर बिल्डिंग में अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने वहाँ पे सब लीज, सेल डीड या रेंट आउट किया हुआ है। आज भी मेरे पास जब सेल डीड आती हैं तो 20 ईयर्स बिफोर मैं ही विटनेस था उन सब लीज और सेल डीड्स का। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेडियम कमर्शियल कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई ऐसे प्लॉट नहीं है जिसमें मेरा नाम, मेरे पार्टनर तौकीर का नाम ना हो। माशाल्लाह 28-29 साल रियल एस्टेट में एक बड़ा टाइम होता है। बिल्कुल। बहुत सारे फ्लॉज भी देखे होंगे, कई जगह गिर गए होंगे, फिर उठे होंगे, इसको किस तरह टैकल करते हैं? बात ये हर अंधेरे के बाद रोशनी। सही है। तो मंदी अगर ना आए तो हम अल्लाह के शुक्रगुजार ना बने। क्या बात, ये एक निज़ाम है। अच्छा, जब मंदी आती थी तो हम भी खर्चे कम कर लेते थे। हमने काफ़ी मंदियाँ देखी, मुशर्रफ साहब के दौर में मंदी भी देखी, तेज़ी भी देखी। इमरान खान के दौर में हमने मंदी भी देखी, तेज़ी भी देखी। उससे पहले जितने अदवार आए तो अब हम आदी हो गए। अब 2016 से आपको पता है डिफेंस के रेट्स जो हैं वो स्टेगनेंट हैं, कई जगह गिर रहे हैं, कई जगह बढ़ भी रहे हैं। अच्छा, DHA सिटी है, ये एक पूरा नया मीडियम आया 2008 2009 में, तो वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे भी हमारी रोजी रोटी है। फिर उसके बाद 2021 में मैंने अपने टेन्योर में, आपको पता है कि मैं 19 जुलाई 2021 में बैरियर टाउन गया, क्योंकि बैरियर टाउन हमने कैप्चर नहीं किया था। उसको हमने देखे, उसके बाद हमने वो कॉन्कर किया, उसकी एक एक चीज़ हमने ऑन की और फिर वहाँ काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह 130 स्टेट एजेंसीज इस वक्त मिडवे में, जिना पे इस वक्त काम कर रहे हैं। तो बात ये है कि हमारा मकसद भी मेरा यही था कि नए एवेन्यूज़ तलाश करूं, बिजनेस एवेन्यूज़ तलाश करूं। मैंने लोगों को अपने, आपके पिछले 2 साल जैसे आप कह रहे, मैंने कोशिश ये की कि हर स्टेट अपने पाँव पे खड़ा हो और वो काम करे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, सदा एक जैसा वक्त नहीं रहा। अब जब तेज़ी आएगी आप देखिएगा, डिफेंस और क्लिफ्टन के लोग पूरा पाकिस्तान चलाते थे, फिर इंशाल्लाह चलाएंगे। आपने इतना टाइम बताया तो बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि अप एंड डाउन आपके पास आए। बिल्कुल। कोई भी नया रियल एस्टेट एजेंट जिस वक्त कदम रखता है या इस वक्त है रियल एस्टेट में, अगर उसके साथ ऐसा वक्त है, जैसे आज भी एक रिसेशन का वक्त है इन्वेस्टमेंट में, तो उसको क्या मशवरा देंगे? सर देखें, बात ये है कि आपको अपने आप को वक्त के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। सबसे मैंने पहले क्या किया, अपने एक्सपेंसेस डाउन किए। अब आपने छोटा काम करें, जहाँ आप देखें, मैं देख रहा हूँ कि देखें रेंट का काम चल रहा है, फिर मैं देख रहा हूँ कि बेंगलोर का काम। अब आप देखें एक बेंगलोर इस वक्त तकरीबन 8 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए के, तो अगर आप 1% या आधा % कमीशन भी लगाएं तो देखिए अच्छी अमाउंट बन जाती है। अगर आप एक साल में 5-6 बंगले बेच लेते हैं या 8-10 अपार्टमेंट बेच लेते हैं एक साल में, अल्हम्दुलिल्लाह आप सर्वाइव कर जाएंगे। और रेंट का काम अगर साथ साथ करते रहें, ऐसा कोई वजह नहीं है। अच्छा, अब जब डिजिटलाइजेशन का दौर आ गया तो इट इज़ मच मोर ईजियर देन बिफोर कि यू हैव गॉट व्हाट्सएप, अच्छा, you have got zameen.com, you have got gharana.com, you name it, और there is a app there। अब एक रेंट पे ले लो, ऐसे ऐप्स चल पड़े हैं, तो आप देखें कि उससे भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये मीडियम आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा डिजिटलाइज होना पड़ेगा। 30-35 हज़ार रुपये का मोबाइल है, आप समझ लो मोबाइल ही आपकी सब कुछ है। आपकी मार्केटिंग का मोबाइल है। तो अगर आप देखें रिसेशन में, ये मैं खुद रिसेशन में हूँ, मैं ये देखें प्लॉट्स आपके हिसाब से साल में 10 बिक जाएंगे, 8-10 से आपको पता है हमारे मीडियम भी बड़ा है, तो उस हिसाब से फिर खर्चे भी ज़्यादा हैं। उस हिसाब से फिर हमें भी देखिए मोल्ड होना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर भी मैंने सेल किए हैं अभी इन दिनों मैंने क्या नाम है अपार्टमेंट भी क्लिफ्टन के सेल आउट किए, क्योंकि क्लिफ्टन में सब बेहतर काम है अपार्टमेंट्स का बनस्पत डिफेंस। रियल एस्टेट में सक्सेसफुल होने के लिए क्या ऐसा एलिमेंट होता है कि आप रियल एस्टेट में सक्सेसफुल हो जाते हैं? सर देखें, इसको जब तक आप प्रोफेशन नहीं बनाएंगे ना, जब अपने जहन को कहेंगे कि दिस इज़ अ प्रोफेशन और आई विल बी वर्किंग इन इट फॉर एवर। देखें, बात ये है कि जब आप प्रोफेशनल ब्रोकर बनेंगे ना, तो आपको खुद समझ आती जाएगी कि यार ये मीडियम क्या है। आपको पता है कि इस वक्त अगर कोई टॉप पे अगर लोग हैं तो वो रियल एस्टेट से वाबस्ते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखें, वो जिसके पास 8-8 10-10 प्लॉट है, उनको किसने कन्विंस करके लेके दिए। आज वो अगर कहते हैं मेरे 31 प्लॉट्स हैं, तो हाँ उस यानी कि एक एजेंट 30 ईयर, जैसे मैं 29 ईयर्स बैक अगर किसी को दिलाई चीज़, तो आज वो कहाँ से कहाँ चलेगी। अब वो चीज़ वक्त आ गया कि वो क्लाइंट्स, वो इन्वेस्टर्स अब आपको रीपे करेंगे। अच्छा, अब हालात आते हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। टैक्सेस आपको 7E जो डीम रेंटल इनकम टैक्स है, फिर उसके बाद और मज़ीद टैक्सेस हैं, एडवांस टैक्स और भरमार है टैक्सेस की। उसके बावजूद भी काम हो रहा है। तो आप अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं,
प्रोफेशनल स्किल्स अपने अंदर पैदा करें। आपको किसी ने सिखाना नहीं है, आपने प्रोफेशनल वे ऑफ टॉकिंग आपने अपनी चेंज करनी है। अब सबसे बड़ी चीज़ आपने ड्रेसिंग अपनी चेंज रखनी है। एक देखिए, आपने 5 घंटे काम करना है, 6 घंटे। अगर आप 6 घंटे के लिए शो करें कि यू आर अ कॉर्पोरेट रियल एस्टेट ब्रोकर, आप में और कॉर्पोरेट ऑफिसर में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। एक 21 ग्रेड के और हमारे 21 ग्रेड के, यानी कि वो भी CEO है, आप भी CEO हैं। आप जब आप उस लेवल को मेंटेन करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट भी होगी और आपका काम भी बढ़ेगा। तो बी प्रोफेशनल। डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन, डिफ क्लेरिया, आपका कितना पास्ट रहा, किस किस सीट पे पहले रहे? सर देखें, डिफ क्लेरिया मेरे दिल में, इट इज़ इन माई हार्ट। ओके। और मैं जब 94 में आया तो काफ़ी मसाइल थे, DHA से भी मसाइल थे, कुछ हमारी रिकग्निशन नहीं थी, टैक्सेस, अच्छा हमें पॉलिसी मेकिंग में नहीं लिया जाता था। खैर ये मसाइल, और सीनियर्स मेरे जो थे, मैंने मलिक आरिफ साहब को भी देखा, उनकी गवर्नेंस देखी अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने इसका पौधा लगाया। मैं नज़रुल हुसैन साहब को देखा, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर, और बड़े पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे। ओके। अच्छा, ज़िकर मेहंती साहब हमारे अभी भी हैं आपके सामने, राजा मज़हर हुसैन साहब हैं, इसके अलावा शाह तारिक स्टेट वाले हैं। ये पाइनियर्स थे ना, ये पाइनियर्स से इन लोगों ने इसको बनाया, और इसकी बुनियाद इसी वजह से कि हमारा प्लेटफॉर्म नहीं था। फिर ये आपके सामने कुछ इख्तलाफात हुए, कैडरा, देन UDCA। तो मैं UDCA में मेरे को सर नज़रुल हुसैन साहब मेरे ऑफिस आए, उन्होंने कहा स्टेडियम कमर्शियल में नुमाइंदगी चाहिए। तो उन्होंने मुझे एज ए फाउंडर काउंसलर मेरे को मुंतखब किया, और मेरा तस्वीर और शनाख्ती कार्ड लेके फिर मुझे कार्ड बना के दिया। फिर मैंने सर जाहिद साहब थे, आप जानते हैं जाहिद इकबाल साहब, वो थे, नज़रुल हुसैन साहब थे। तो हम डोर टू डोर जाते थे स्टेट एजेंट्स रजिस्ट्री करने। 500 फीस थी, और 100 रुपया महानाम, 600 रुपया लेते थे। अच्छा। हमने 300 मेंबरशिप की। तो मैंने अपने टेन्योर में 100 के करीब मेंबरशिप बदर कमर्शियल और इन एरियाज़ में की। फिर उसके बाद हम जनरल इलेक्शंस में चले गए थे। फिर हमारे इलेक्शंस हुए थे, जो कंबाइन हमारी थी डिफ क्लेरिया, तो सर शाहिद अलीम जीते। देन आपके आगे आपको पता है कि फिर राजा मज़हर के 4 इयर्स, देन नूर भाई के 4 इयर्स, देन 2 इयर्स मेरे। अच्छा, इससे पहले अभी प्रेसिडेंट माशाल्लाह आप 2 साल रहे, इससे पहले कौन सी सीट थी आपकी? सर इससे पहले मैं वेलफेयर सेक्रेटरी रहा 2005-7 में। अच्छा। फिर उसके बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा जब ये डिफ क्लेरिया वजूद में आई। मैं वाइस प्रेसिडेंट के 2 साल रहने के बाद मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 2 साल रहा। ओके। फिर उसमें भी मैंने वाइस प्रेसिडेंट के काम भी मैंने किए। उसके बाद 2 साल का गैप था, और लास्ट ईयर आपको पता है कि हमारे साथ जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे राजा मज़हर हुसैन, उनका कोर्ट का मैटर हो गया था। तो लास्ट 7 डेज़ में मैं इलेक्शन लड़ा। तो मैं हमेशा से शुक्रगुजार रहा हूँ डिफ क्लेरियंस का, जिन्होंने मुझे 4 डेज़ के अंदर जो है मुझे प्रेसिडेंटशिप दी। जब मेरे पे इतनी भारी जिम्मेदारी आ गई, तो आपके सामने है कि जो मैंने 2 ईयर्स गुजारे तो मैंने रीपे किया। और हिस्ट्री में 26 मेंबर्स मेरे और 4 दूसरी टीम्स के आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको बेस्ट 30 का उन्होंने मेरे साथ काम किया। काम आपके सामने है, 118 फंक्शन और लातादाद काम, DHA, MEO, CBC, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अच्छा बजट्स, टैक्सेस, मतलब यू नेम इट, और वी डिड इट फॉर द बेस्ट फॉर द डिफ क्लेरिया। आप जितना टाइम रहे तो कौन सी ऐसी मुश्किलात आपको लगता है आपके टेन्योर में कि ऐसी मुश्किलात आई कि उसको फेस करना बड़ा मुश्किल हो गया आपके लिए? देखिए सर, बात ये, हमें मुश्किलात पता ही क्या होती थी? आपको मज़े की बात बताऊं कि गवर्नमेंट टैक्स लगाने के बाद हमें बुलाती होती थी कि अनॉमलीज़ के लिए आप आ जाएं। अनॉमलीज़ कमेटी में डिफ क्लेरिया का नाम लिख देते थे। मुझे को हमेशा इख्तलाफ गवर्नमेंट से यही रहा है कि यार आप जब पॉलिसी बना रहे हैं, जब आप एक टैक्स लगाने जा रहे हैं, आप रियल स्टेट नुमाइंदों से तो पूछे ना। अच्छा, हमारी सबसे बड़ी एसोसिएशन एजाज़ हासिल है, हम पूरे पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करते हैं। 2016 में भी हमने रिप्रेजेंट किया था। फिर हमारे साथ लाहौर की और इस्लामाबाद की एसोसिएशन जुड़ी थी। उसके बाद से आज तक का सफ़र देखें, हम हर जगह, इस्लामाबाद में भी, नेशनल असम्बली में भी, आपके सामने हमारे एक एरिए में MNA भी हमारे डिफ क्लेरियन हैं, MPA भी हमारे डिफ
डिक्लेरेशंस हैं जो रहे हैं अभी रिसेंटली। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्टेक है पूरे पाकिस्तान में। अब प्रॉब्लम्स यही हमें फेस करने पड़ते थे, पॉलिसी मेकिंग में आप हमें पहले बताएं, हमसे उस वक्त ये अनोमलीज ठीक है। खैर बाद में जाके हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अब हम जो मिनिस्टर से कंसर्न, उनसे जब फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते थे, ओहो ये पॉलिसी तो हमें IMF ने दे दी, ये पॉलिसी तो हमें नीचे से आई। मतलब कोई चेक बैलेंस नहीं है इस मुल्क में ना। मतलब कोई पॉलिसी बना रहा है, कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है, अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर को पता ही नहीं। हम शौकत तरीन साहब के पास गए, विद होल्डिंग टैक्स पे इन्होंने नॉर्मल टैक्स में ले गए। तो मैं नेशनल असेंबली में इम्तियाज़ सिद्दीकी जो मेरे जनरल सेक्रेटरी थे वो मेरे साथ थे। नेशनल असेंबली में खड़े होकर हम उनसे कह रहे हैं सर ये शौकत तरीन साहब अपना बिल पास करा रहे थे बजट का। हमने कहा सर ये आपको किसने कहा है कि इसको नॉर्मल टैक्स में ले जाएं, 35% टैक्स कौन देगा। तो हम वहाँ पे हमने नेशनल असेंबली में शोर किया, वहाँ हमारी फॉरेन मिनिस्टर से ही बात हुई, असद उमर साहब से ही बात हुई, फिर जो हमारे कंसर्न्ड सेनेटर्स थे वहाँ पे आफ्ताब जहांगीर भाई ने हमारी वो मीटिंग अरेंज कराई। तो हमने वहाँ अपना जो है ना अपना मुकदमा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर हम दोबारा 4 साल फेज़ में ले आए थे विद होल्डिंग टैक्स। लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर आपके सामने इस गवर्नमेंट ने जो लास्ट बजट आया उसमें जनाब 2% सिंस 1947 जिसने प्रॉपर्टी ली हुई है उस पर जनाब गेन टैक्स लगा जी। तो बात ये कि फिर हम फाइट की और फिर एंड में हमें सड़कों पे आना पड़ा। कोरंगी रोड पे हम लोगों ने आपके सामने एक पुरअमन एहतजाज किया जिसमें मेरे डिक्लेरेशंस वहाँ मौजूद थे, हमने प्रेस वहाँ मौजूद थी, हमने मीडिया को एंगेज किया, हमने टेलीविजन को एंगेज किया। अब बात ये कि हमारा यही गिला रहा है कि खुदारा हमें एज ए स्टेक होल्डर माना जाए और हमें लाइसेंस दिया जाए। क्यों हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? क्या हम इस इंडस्ट्री बनाने में कामयाब नहीं हुए? आज देखें कि अगर मेरे 2200 मेंबर हैं तो पूरे पाकिस्तान के एसोसिएशन में कितने मेंबरान होंगे? जो नेशनल एक्सचेकर यानी कि रेवेन्यू में आपका हम मार्केटिंग टूल हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मार्केटिंग खुद अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके हम फॉरेन से पैसा मंगवा रहे हैं और हमें डिस्करेज कर दिया जाता है। ये हमें गिला रहा है हमेशा से। इतने सारे मामलात रहे, ऐसा लगा यार 2 साल टेन्योर हो गया, अब थोड़ा सा सुकून होगा, इतनी झंझटों से निकल गया। नहीं सर देखें, सुकून देखें अल्लाह पाक हमेशा से जो हमने सोचा अल्लाह पाक ने हमारी कबूल की, दुआएं कबूल की, हमारे मसाइल। तो हमें अल्लाह पाक पे भरोसा है और भरोसा रहना भी चाहिए। अल्लाह पाक ही करने वाला है। देखें टैक्सेस हम देने से कभी इनकारी नहीं है। आपको बताऊं कि DNFBP में हमें इस्लामाबाद बुलाया गया, हम वहाँ बैठे, हम जब मीटिंग कर रहे हैं तो वो हमें क्या कह रहे हैं, आपको 10 साल कैद होगी। अच्छा। आपको 2.5 करोड़ जुर्माना होगा। मैंने कहा यार हमने किया क्या, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हम टैक्स पेयर हैं, हमारा कसूर ये है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं। कभी मुल्क के शहरी पे भी ऐसा कानून नाफिज किया जाता है? हमने वहाँ गवर्नमेंट से समझाया कि भाई हमें ओन करें, हमें फिर उसमें कवानीन नरम किए गए। आपके सामने मेरी डिक्लेरिया की और पूरे पाकिस्तान के स्टेडियम्स की कुर्बानी एज ए DNFBP FATF की ग्रे लिस्ट से निकल के आज हम वाइट लिस्ट में आए। तो ये हमेशा क्रेडिट जो है वो मैं भी लूँगा और मेरे डिक्लेरियंस को भी लेना चाहिए। व्हाट इज डिक्लेरिया इमेज बिल्डिंग? यूजुअली आप लोग जब भी खड़े होते हैं इलेक्शन में या कोई बात होती है तो हम डिक्लेरिया की इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ये क्या है इमेज बिल्डिंग? सर देखें आपके सामने यहाँ पे 4 बड़ी तंजीमें, आपको पता है 47 से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पाकिस्तान से पहले से बनी थी, कराची एक बिजनेस हब था। फिर फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पाकिस्तान के जो ट्रेडर्स ने बनाई, ठीक है, वो हर जगह। उसके बाद कराची में जो हमारे बाद सेकेंड इंडस्ट्री आती है, देखो मदर इंडस्ट्री तो रियल एस्टेट है, क्यों हम प्लॉट लेके देते हैं तो बिल्डर के हवाले करते हैं। अब आप सोचो कि आबाद हाउस उनका स्टेक इस्लामाबाद में जब 2016 में मैं गया, आरिफ जीवा साहब वजी प्रेसिडेंट, उनकी और गवर्नमेंट की एक बात थी, तो उन लोगों ने वहाँ पे अपना भी केस लड़ा, फिर हमें भी वहाँ मौका दिया, हमने भी वहाँ पे केस लड़ा। सर राजा मदर साहब की क़यादत में आसिफ करीम साहब थे, ये हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रज़ा हाशमी साहब थे, मैं था उस वक्त। तो हम लोगों ने वहाँ अपना मुकदमा रखा और अल्हम्दुलिल्लाह कराची वो वाहिद तंजीम हमारी डिक्लेरिया थी जो वहाँ पे उस वक्त सर इसाक डार थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा था भाई कराची वालों से कोई नहीं जीत सकता। तो बात ये कि वहाँ के बाद हम वाहिद तंजीम थी जो एक फेडरल बोर्ड से, फेडरल FBR से हम लोग टेबल अपना मंजूर करा के आए थे ताकि हम लोग काम कर सकें। और उसके बाद तेज़ी आई,
आपके सामने। बेसिकली इमेज बिल्डिंग है क्या? इमेज बिल्डिंग है कि देखें आप लोग ऐसे काम करें और ऐसी तंजीम दुनिया में साबित करें कि वाकई ये एसोसिएशन है। आर्ट डिफ्लेरिया कराची की चौथी बड़ी तंजीम, अच्छा स्टेट एजेंट्स की पूरे पाकिस्तान में नंबर 1, जिसको लोग रोल मॉडल कहते हैं। हमारा हर चीज़ पे एक स्टांस होता है। अच्छा आपके सामने मैं कोई तकरीबन 40 to 50 बिल्डर को विज़िट किया और उन बिल्डर्स ने मेरा ऑफिस विज़िट किया। जैसे बैरियर टाउन हम गए, बैरियर टाउन वालों ने हमारे साथ बड़े अच्छे, वो एक अच्छा एक जगह है जहाँ इन्वेस्टमेंट हुई, उनसे हमारे अच्छे रिलेशन है। GFS बिल्डर्स वाले के साथ हमारे अच्छे रिलेशन कायम हुए। इसी तरह फयाज इलियास साहब हो गए, फिर हमारे साथ आपको पता आडिया ब्रदर, रिजवान आडिया, सुफियान आडिया, जावेद होके, तो अब ये हमारे साथ जुड़ गए। तो अब हमने अपनी इमेज को इतना हाई किया है कि उनको भी अब पता लगे कि डिफ्लेरिया के जितने नुमाइंदे हैं वो क्लियर ऑनेस्ट ब्रोकर्स हैं। हाँ, लास्ट एक जो इवेंट भी हुआ अभी क्लिफ्टन का, आपके UTA का, तो उसमें भी रिजवान आडिया, जावेद ओके, ये भी आए हुए थे जी, आसिफ समसम ये भी आए हुए थे। तो ये एक इमेज बिल्डिंग हुआ डेफिनेटली। डिफ्लेरिया वेलफेयर एसोसिएशन भी कहलाती है। सैलरी वगैरह भी मिलती होगी आप लोगों को इसमें? नहीं सर, सैलरी नहीं मिलती। हम सारा खर्चा अपनी जेब से करते हैं और आपको पता है कि वेलफेयर भी हम अपनी जेब से करते हैं। हमारे पास लिमिटेड बजट होता है। अब मैं जब आया था तो अप्रॉक्सीमेटली लास्ट जो टीम थी उन्होंने 30 लाख रुपीज़ छोड़े थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने 20 लाख रुपीज़ को 54 लाख रुपीज़ मैंने इनहेरिट किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ना कि 118 फंक्शंस, मेरे पास 700 दिन थे, 118 फंक्शंस, क्रिकेट टूर्नामेंट 8 से 10 दिन का, उसके पीछे 1 महीने की पूरी। आपको पता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफ्लेरिया का इतना इमेज बिल्ड हो गया कि मुझे 1 करोड़ रुपया भी दिया गया। 2 बंदों ने मुझे 75 लाख रुपए दिए। फिर 25-25 लाख रुपए आपके सामने बिल्डर्स पूरे कराची वाले थे, सब ने मेरा साथ दिया। और मैंने वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 30 लाख उसका ऑडिट हुआ है, उसमें आप देखिएगा कि वो मैंने जनरेट किए। फिर उसके बाद जो पैसे बचे वो मैंने, जो आपको पता है प्लॉट का एक किस्सा चल रहा था तो वो उसकी मैंने पे करनी थी पेमेंट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास बाकी पैसे आए मैंने उनकी पेमेंट्स अदा कर दी। यानी आपके उसका हिसाब किताब है सारा? जी, एक रुपए का, एक पैनी का ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ खाया है ना हमें शौक है। मुझे शौक था डिफ्लेरिया की खिदमत करने का, वो मैंने 2 साल में करके दिखाया। मैंने बताया है कि भाई आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मैं आपके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और आपको काम करके दिखाऊंगा। अच्छा, आप प्रेसिडेंट की सीट पे रहे, पहले भी आपने कहा, लेकिन मैं इससे फिलहाल अभी 2 साल की बात कर रहा हूँ। आपके अंडर 29 सीटें थी, अब चूँकि 31 सीटें हो गई टोटल, 29 सीटें थी। बीइंग अ लीडर, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, उम्मीदें क्या रखते हैं कि मेरे मातहत लोग हैं वो ये काम करें? देखें, जब लीडर काम लेना चाहे ना तो हर बंदा काम करता है। देखें, जो बंदा वोट मांगने जाता है ना एक ऑफिस में, वो उनका जो अमीन होता है अपने वोटर्स का। तो जब देखें आप इनसे काम कैसे लेने, बेसिकली मैंने इनको मोटिवेट किया कि देखो काम करो, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। आप हर सेक्टर में देखें, सोशल एंड कल्चर सेक्टर देखें, हर काम हुआ फैसल कादरी साहब। आप एजुकेशन में देखें, एजुकेशन में हमें बेसिकली ब्रीफ करना था डॉक्यूमेंटेशंस का, हमें ब्रीफ करना था कि लॉज क्या हैं, हमने लोगों को ब्रीफ कराया। फिर जो टैक्सेस के मसाइल थे वो हमने लोगों को ब्रीफ कराए कि क्या चीज़ में सही है और क्या चीज़ हमारे खिलाफ जा रही है। जो हमारे खिलाफ जाती थी, हम लॉयर्स फोरम के साथ हम गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज़ बना के जाते थे और अपने हम जो चीज़ें देते थे उनको और जो मिनट्स देते थे तो वो कायल होते थे कि यार ये तो लॉयर्स के साथ लॉ के मुताबिक हमसे बात कर रहे हैं। उसके बाद आप चले जाएं, देखें स्पोर्ट्स का 2 इवेंट, स्नूकर चैंपियनशिप, जो स्नूकर चैंपियनशिप आपके सामने वो इंटरनेशनल लेवल की थी। जो इंटरनेशनल 9 प्लेयर्स आए थे पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी स्नूकर चैंपियनशिप नहीं कराई। मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, मैंने भी खेला है। आप भी खेले हैं, यू वाज पार्ट ऑफ इट। अच्छा, उसके बाद क्रिकेट टूर्नामेंट, यार इतना मुश्किल काम होता है। 500-600 जो मेरे एसोसिएट ब्रोकर्स हैं वो खेलते हैं। तो बात ये कि एसोसिएट ब्रोकर्स कहते हैं ना हमारे लिए, तो ये इवेंट्स होते हैं उनके लिए, वेलफेयर भी उनके लिए होती है। तो हम एक बरादरी हैं और हमने एसोसिएट्स मेंबर्स को भी हमेशा अपने साथ लेके चले। उसके बाद आप चले जाएं कोऑर्डिनेशन में, बेहतरीन काम, इदारों के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन रही।
उसके उमैर सिकंदर, उसके बाद आप आ जाएँ क्या नाम है हमारा जॉइंट सेक्रेटरी आगे माज लियाकत, उन्होंने इदारों में जैसे और डिफ्लेरिया को इमेज बिल्डिंग में जनरल सेक्रेटरी आपके सामने है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपके सामने है, मतलब हर बंदे ने अपने डोमेन में काम किए। तो मैंने 30 बंदों को जो है ना वो मोटिवेट रखा, अपने वेलफेयर की बात की तो सईद मेमन का नाम यहाँ लेना पड़ा। ही वॉज ए एक्सीलेंट मैन और मतलब ही से समझ लें कि उसको एक जुनून था काम करने का, और उसको जो वो टास्क लेता था अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर करता था। चाहे वो कोविड वैक्सीनेशन हो, कोविड वैक्सीन 10,000 स्टेट एजेंट्स, उनकी फैमिलीज, उनके दोस्तों ने आके वैक्सीनेशन कराई फ्री ऑफ कॉस्ट, एयर कंडीशन मॉल में, एसोसिएशन ऑफिस में, क्यूज़ भी नहीं थी, फैमिलीज प्रेफर्ड थी, फटोफट काम हुआ। उसके बाद ब्लड बैंक, हुसैनी ब्लड बैंक में 1347 डिफ्लेरिया का अकाउंट है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बॉटल्स मौजूद हैं। जब किसी को ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग एक्सीडेंट स्टेट एजेंट को, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़रूरत पड़ती है ख़वातीन को, तो हम लोग एक कॉल पे सईद मेमन की कॉल या मेरी कॉल चली जाए तो वो ब्लड रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको हकीकत बात बताऊँ, अपने व्यूअर्स से शेयर करूँगा ये बात कि सईद मेमन मेरा सेकंड कज़न है, और सईद मेमन को मैंने बहुत पहले से देखा है। इनके वालिद की हयाती में इनके वालिद भी इस तरह वेलफेयर का काम करते थे, और उस वक्त से सईद मेमन करता है। मदीना प्रॉपर्टीज़ वाले सईद मेमन की बात कर रहा हूँ, तो मैंने शुरू से इसको देखा है, तो मैं इस बात का विटनेस हूँ, तो ये हकीकत बात है। इसके साथ सर जो मेन चीज़ रह गई वो है, देखिए अभी फ्लड रिलीफ में, फ्लड रिलीफ में एक तो डिफ्लेरियन ने बहुत हेल्प आउट किया, डिफेंस की फैमिलीज़ का बहुत शुक्रिया जो आके खुद सामान देती थी। मेरा जो स्टॉल था वहाँ पे आके लोगों ने करोड़ों का सामान दिया, और पूरी टीम बना के मेरी जो गई, जो मेरे काउंसलर्स भी थे, मेरे वाइस प्रेसिडेंट क्लिफ्टन भी थे, वो मतलब वो उन्होंने जो काम किए हैं ना, उनको सारी ज़िंदगी लोग याद रखेंगे। इस टीम को बेस्ट 30 का जो मैंने लक़ब दिया है, ये बेस्ट 30 हिस्ट्री बना के गए हैं, और जो ये काम किए हैं नेक्स्ट आने वाले के लिए टास्क बहुत मुश्किल हो गया। मैंने ज़ुबैर भाई, मैं इस चीज़ की से बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने खुद देखा था आप शहर पे वो मेन कमर्शियल एवेन्यू पे आप लोग ने स्टॉल लगाया था, रात शायद 2-2, 3-3 बजे बैठे होते थे। मैंने भी एक दिन आपके साथ बैठा था, मुझे याद पड़ता है। एसोसिएशन के एक बड़े ओहदे पे, प्रेसिडेंट की सीट पे, बहुत सारे लोग तनकीद तो करते ही हैं, तो हर बंदा खुश भी नहीं होता। ज़ाहिर है कि इख्तलाफात अपनी जगह पर होते हैं, आप जितना भी अच्छा काम कर लें इख्तलाफात लोगों के रहते हैं, ताल्लुकात भी ख़राब होते हैं। कारोबार इफेक्ट नहीं करते इससे? नहीं, कारोबार इफेक्ट नहीं करता। अच्छा, देखिए मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा ना, तो मैंने फैसले किए, जाहिर बात है एक के ख़िलाफ़ फैसला होना है। अच्छा, दोनों ये समझते हैं फरीक कि हम दोनों सही हैं, लेकिन जब आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे सुनते हैं तो एक तो अच्छा वो हमेशा मेरा मुखालिफ हो जाता था। फिर उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में भी यही हुआ। फिर अभी जब मैं प्रेसिडेंट बना तो जाहिर बात है अब मेरे पे और ज़िम्मेदारी थी, मुझे इंसाफ को यकीनी बनाना था। अब इंसाफ में क्या होता है कि जब किसी के ख़िलाफ़ फैसला दो तो वो कहता है नहीं यार मैं सही था, इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। लेकिन मैं, आपको पता है कि मैं कोई भी फैसला करता तो मैं कलमा पढ़ता था। अच्छा। खुद भी पढ़ता था, सबसे सामने वाले से ही पढ़वाता था कि वो लोग खुद ही सच बोलते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसने आपके सामने मुझे इलेक्शन में पे भी किया। जो डिफ्लेरियन ने उन्हें कहा देखें बात ये कि फ़ैसले कराना इतना आसान काम नहीं, मैंने अरबों रुपए के फ़ैसले यहाँ कराए हैं। इसी जिस एरिया में आप बैठे हुए हैं यहाँ पे मैं बैठ के फ़ैसले कराए। अच्छा। मैंने बड़ी मुश्किल चीज़ें बर्दाश्त भी की, मैंने थ्रेट्स भी बर्दाश्त की अपने दौर में। मुझे थ्रेट्स भी आती थी, मुझे मतलब समझ लें कि बड़े बड़े ऑफिसर्स का, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स का फ़ोन आते होते थे कि आप फ़लाने के साथ ज़्यादती करें, ये करें। मैं हमेशा कहता था अगर कोई सच्चा है तो भाई उसके साथ ज़्यादती नहीं होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे को उन्हीं ऑफिसर्स ने तारीफ़ भी मेरी की। अच्छा, मैं गवाह भी हूँ इस बात का, व्यूअर्स को बताऊँ कि आने से पहले चैम्बर में मेरे साथ ज़ुबैर भाई बैठे हुए थे, उस 10 मिनट में 3-4 ऑडियो आई और मेरे सामने ही सुनी उन्होंने, और वो तनकीद ही थी। मतलब तनकीद इस तरह थी कि ज़ुबैर भाई ये करवाना है, ये करवाना है। मतलब उसमें एक तो सदाकत होती है ना किसी चीज़ में, लेकिन तनकीद बराए तनकीद में मुझे पता है किस तरह हैंडल करते होंगे। एक तो घर में अगर आपका कोई छोटा सा ऐसा मामला हो जाए कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन एसोसिएशन में होके फिर लोगों को हैंडल करना, मैं वैसे दाद देता हूँ सिर्फ आपको नहीं, हर उस प्रेसिडेंट को जो इस बड़ी सीट पे आके काम करता है। मैंने आपको कहा ना तामीरी तनकीद पे तो एतराज़ ही नहीं है, लेकिन खामखा की तनकीद करना और खामखा की अपने को ग्रजेस निकालना, और देखिए वो ऑटोमेटिकली जब आप इलेक्शन में जाएंगे ना तो हकीकत सबके सामने है, हर बंदे को पता है।
हर बंदे को पता है कि मैंने किसको वोट देना और किस दौर में काम होता है। किसको वोट्स दें तो वो काम करते हैं, बातें नहीं करते। मैंने बातें नहीं की, मैंने किसी की बात पे कान भी नहीं धरा, तनकीद पे भी कान नहीं धरा। आपको मजे की बात बताऊं, व्हाट्सएप पे मुझे फ़ोन करते थे फलाने व्हाट्सएप पे जी आपके खिलाफ ये बात हो रही है, ये बात हो रही है। मैंने कहा मेरा जवाब काम से होगा। फिर जब मैं अगले दिन काम करता तो वही मेरे साथ खड़े होते थे, हाँ यार ये आपने बड़ा अच्छा काम किया है। ये मैंने कहा ना, टीम के साथ जो काम हुए, आप अगर लिस्ट लगे, इतनी लंबी लिस्ट है कि यहाँ गिनवाने बैठूं तो आपके 2 घंटे और लग जाए। कोई ऐसा दिन नहीं कि हमने इमेज बिल्डिंग में काम नहीं किया। कोई इस वक्त कराची का बिल्डर नहीं जिसके साथ हम नहीं मिले। आबाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे अल्ताफ़ ताई साहब हमारे वहाँ के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनसे पूछने जाके हमारे उनसे कितने अच्छे रिलेशंस हैं। क्योंकि देखें हम लोगों ने साथ चलना है। हमने इस पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, आबाद ने और डिस्क्लेरियर ने मिल के ही पॉलिसी मेकिंग में जाना होता है। तो वो हमारे रिलेशनशिप बने। फयाज इलियास हो गए, मैंने कहा ना इतने अच्छे इन बिल्डरों से हमारे ताल्लुकात हो गए भाइयों जैसे। और वो हमें कॉल करके कहते हैं कि भाई ये मसाइल हैं, आप लोग अभी 7 ईयर डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स में आबाद ने मेरे साथ राब्ते में रहे। उनके बंदे भी कुछ केसेस में गए थे, कुछ हमारे बंदे भी, हमारे शबान इलाही साहब के कुछ क्लाइंट्स थे वो केसेस में। समीउर रहमान साहब बड़े हेल्पफुल रहते हैं, शबान इलाही मैं यहाँ नाम लूँगा, बड़े हेल्पफुल रहे। राजा मज़हर बड़े हेल्पफुल रहे। ज़िक्र मेहनती साहब ने मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलाया जो बड़े हेल्पफुल रहे। हमारे अब्दुल्ला आसिफ अब्दुल्ला ने हमारी मीटिंग कराई, जो मेंबर थे पॉलिसी में, उनसे हमारी मीटिंग्स हुई, 2-3 उनके घर जाके मीटिंग्स हुई। तो डिस्क्लेरियंस खुद आते हैं सामने। इसी तरह जो चेयरमैन हैं हमारे, 4 चेयरमैन अल्हम्दुलिल्लाह, वो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। तो ये किस तरह ताउन और कर सकते हैं? जैसे बिल्डर डेवलपर यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, GFS हो गया, फयाज फलकनाज हो गया, आसिफ समसम हो गया, जावेद ओके हो गया, HMR, नहीं मैं नाम लेने जाऊँगा तो शायद ख़त्म भी नहीं होगा प्रोग्राम। वो किस तरह डिस्क्लेरियर के साथ और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ अपना ताउन कर सकते हैं? देखें उनका तावन पॉलिसी मेकिंग तो एक अलग चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बिजनेस एवेन्यूज़ मेरे डिस्क्लेरियंस को देते हैं। देखें अभी सुरजानी टाउन में अगर फलकनाज का प्रोजेक्ट आया है तो उसने डिस्क्लेरिया को बुलाया। उनका अगर क्लिफ्टन में प्रोजेक्ट है तो हमें बुलाते हैं। जावेद ओके साहब के आपको पता है क्लिफ्टन में 4 से 5 प्रोजेक्ट हैं। इसी तरह जितने बिल्डर्स हैं वो अब डिस्क्लेरिया को बुलाते हैं और वो अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं और अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि भाई ये स्टेट ऑफ आर्ट हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 40 to 50 बिल्डर्स जिनसे मैंने इंटरेक्शन की, अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कीम 33 में भी काम कर रहे हैं, क्लिफ्टन में भी काम कर रहे हैं और डिफेंस में भी काम कर रहे हैं। अच्छा हाजी रफ़ीक परजी HMR ग्रुप, हमें उन्होंने बुलाया, हमने उनको अपने ऑफिस भी बुलाया। उनकी आज देखें कि जब उन्होंने शुरू किया तो 26,000 रेट था, आज 40,000 रेट है पर स्क्वायर। EMR आपके सामने आया, EMR से हमने 2-3 मीटिंग्स की EMR के इंतज़ामिया से। आज वहाँ पे देखें 60-65,000 का रेट है। तो बात ये है कि ये और एवेन्यूज़ मिल गए हमारे किनको, डिस्क्लेरियंस को, वो आज बिजनेस कर रहे हैं। अब बैरियर टाउन में देखें ना सर, बैरियर टाउन में 125 गज का 35 लाख का प्लॉट है, आम बंदा भी बेच सकते हैं। GFS के पास 17 लाख रुपए का प्लॉट है, 15 लाख रुपए का प्लॉट है। अब आज ये छोटे छोटे इन्वेस्टर भी काम कर रहे हैं ना, और सोसाइटीज़ भी आ गई हैं। अब तो ASF आ गई। देखिए ASF भी एक बेहतरीन नाम है। ASF ने भी देखिए अपना 15 से 20 लाख से 50 लाख 60 लाख के प्लॉट्स हैं। इसी तरह देखें अब नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। बैरियर 2 आ गया है। उसके बाद DHA सिटी में देखें अभी जो वैली के प्लॉट्स थे, मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 10 से 15 हज़ार प्लॉट इन 1 साल में डिस्क्लेरियंस ने बेचे। आज देखें उनकी वो अब मार्किंग भी हो गई है, और ऐसी मार्केट में उन्होंने काम किया। अच्छा किया ना। देखिए ये अपॉर्चुनिटीज़ थी। ये जाहिर बात है, हम लोग इसमें गए तो ये हमें चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ मिली ना। यहाँ से बात कंटिन्यू करता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ सवाल आपका। डिफेंस DHA किस तरह एसोसिएशन आपके साथ ताउन करती है? देखें डिफेंस के साथ एसोसिएशन के साथ चलना एक मुश्किल भी होता है, लेकिन मैंने देखा आप लोगों के साथ बड़ा कोलैबोरेशन रहा है। कोई भी मीटिंग होती हैं, ब्रोकर्स को बुलाते हैं, इन्वॉल्वमेंट करते हैं, कई जगह मसले मसाइल भी होते होंगे, किस तरह आपको इन्वॉल्व रखते हैं? सर देखें जब मैं आया तो हमारे रिलेशन DHA से इतने अच्छे नहीं थे। आपको पता है एक प्लॉट का मसला था, वो उसकी वजह से उनको वो DHA तनकीद का निशाना बन रहा था, जिसपे बड़े अनॉयड थे कि हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो कभी एक पार्टी जाती थी, कभी दूसरी पार्टी जाती थी, तो अजीब सा एक घमसान की जंग चल रही थी हमारी आपस में। तो जब मैं आया तो मैंने उसको रूल आउट कर दिया। मैंने कहा जी हमने DHA से अच्छे ताल्लुकात बनाने। तो यहाँ पे मैं ब्रिगेडियर राय आसिम मुस्तफ़ा का शुक्रिया अदा करूँगा। डे 1 जब से हम मिले हैं और आज की तारीख तक इस जैसा बेहतरीन ऑफिसर DHA में नहीं आया।
ओके। और उसकी उसमें टीम में ख़ास तौर पे कर्नल काशिफ फजल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। उनका नाम लेना यहाँ मतलब समझो कि उन्होंने एक ब्रिज का किरदार अदा किया। फिर उसके बाद कर्नल राहील थे, वो आजकल अलील हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए, वाज अ वेरी गुड मैन। उसके बाद फिर अभी कर्नल अब्दुल रज़ाक सर हैं। फिर पिछले दिनों प्रॉब्लम्स हो गए थे, आपको पता है, बायर सेलर ये वो। जी। तो आपके सामने एडमिनिस्ट्रेटर DHA ने खुद ऐलान किया और बायर सेलर्स की जो है ना वो क्लॉज ख़त्म की, हर प्लॉट की मेंबरशिप ख़त्म की। देखें अब फिर सहल हो गया काम। अच्छा, DHA ऑफिस देखें, DHA में जाना ही जाना है। हमने उनसे कहा है कि इसको मशरूत कर दें, ये जो एक्सप्रेस वे बन रही है 20 मिनट्स में जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर हमें इश्यूज़ नहीं रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उन्होंने मशरूत कर दिया। वो प्रोजेक्ट भी जो है वो जैसे ही ये कंप्लीट होगा DHA का ऑफिस वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, वहाँ जाएंगे तो लोग घर बनाएंगे। वहाँ जाके हम जब जिसकी इन्वेस्टमेंट्स करा रहे हैं तो वहाँ हम आपको पता ले जाते हुए झिझकते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कर्नल शबाहत साहब वो उन्होंने नॉमिनेट कर दिए हैं। वो DHA कर्नल बाबरी ने नॉमिनेट कर दिए कि ब्रिगेडियर बाबरी ने कि वहाँ पे आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए वो हर वक्त अवेलेबल है। आप उनको फ़ोन करें, उनका नंबर मेरे पास मौजूद है, मैं शेयर भी कर लूँगा। उनको आप कॉल करें, आपको वो विज़िट कराएंगे हर सेक्टर में। फिर बोर्ड्स का इशू था, फिर उसके बाद लाइटिंग का इशू था, लेकिन स्लो पेस पे लेकिन काम हुआ वहाँ। अभी भी हम देखें, अभी भी हमें कई मसाइल हैं कि भाई वहाँ पे मज़ीद फास्ट काम होना चाहिए। हर एरिया में रोड के जो है वो साइंस होने चाहिए, बंदा अपने प्लॉट पे पहुँच जाए, उसको गली की मार्किंग हर चीज़ की। सेक्टर 14 कितना अच्छा डेवलप हो गया, तो बाकी सेक्टर भी हम ऐसे चाहते हैं जल्द से जल्द डेवलप हो। मैं जुबैर भाई ये बात हकीकत कहता हूँ, अपनी वीडियोस में भी कहता रहता हूँ कि लास्ट 2 साल में जो DHA में काम हुआ, DHA सिटी में, वो बहुत अमेजिंग है। और मैं खुद आई विटनेस हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को सबूत मिलेगा कि 2 साल पहले जो वीडियो बनाता, इसका क्रेडिट जाता है डिफक्लेरिया को। और डिफक्लेरिया में ज़ाहिर है आप एक एज लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे थे, तो आपको क्रेडिट जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। बात थोड़ी सी चेंज करूँगा, कम सवाल पे आऊँगा क्योंकि आपका वक्त कीमती है। एजुकेशन सबसे बड़ा मुश्किल शायद सवाल आपके लिए होगा। पिछले 2 साल के टेन्योर में काम किया, सैयद फसीउर रहमान एजुकेशन सेक्रेटरी ने काम किया, इवेंट्स कराए, लेकिन लैक है अभी भी। लैक इसलिए है क्योंकि डिफक्लेरियन इंटरेस्ट नहीं लेते। जब डिफक्लेरियन इंटरेस्ट नहीं लेते तो आप लोग का जो अपना एफर्ट है वो एफर्टलेस हो जाता है। इसको किस तरह देखते हैं कि एजुकेशन सेक्रेटरी को किस तरह यूज़ करेंगे और डिफक्लेरियन से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? 2 सवाल। मैं एजुकेशन पे शुरू से डिफक्लेरिया एजुकेशन पे, आपको पता है कि 1997, 98, 99 में MBA की क्लासेस हुई थी जो रियल स्टेट में थी। पंजवानी साहब थे, जिसमें ज़िक्र मेहंदी साहब ने खुद पास आउट किया, लेकिन कुछ एक सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन में स्टूडेंट्स नहीं गए, तो उनको वो पंजवानी साहब को ड्रॉप करना पड़ा। देखिए बात यह है कि इंटरेस्ट भी हो ना। हमने बुरैम की क्लासेस कराई, जैसे आपके सामने आपके मेंटोर थे फराज कवि, उन्होंने बुरैम की क्लासेस हमारे देखें, वो आज़म मिराज सर हमेशा से खिदमत करते आ रहे हैं, आज 40 साल हो गए हैं। रियल स्टेट के अगर इमेज बिल्डिंग में अगर वो शख्स ना होता तो इतनी इमेज बिल्डिंग आज नहीं होती। वो 1 मैन आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमेशा, चाहे वो सोफा यूनिवर्सिटी हो लेक्चर्स दिए, डिफक्लेरिया ऑफिस में आके लेक्चर्स दिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाया। फिर उन्होंने अभी आपके सामने जब हमारे GS थे इम्तियाज़ सिद्दीकी, इन्होंने पिम्स के साथ जब हमारी इंटरेक्शन हुई तो उसमें देखें तकरीबन 3 से 4 बैच पास आउट हुए। फिर उसके बाद अभी भी पिम्स में क्लासेस जा रही हैं, लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट है। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं न्यू क्लासेस में एडमिशन लें। 30,000 रुपीज़ क्या हैं? 30 to 60,000 अगर आपको देने पड़ रहे हैं और आप एक रियल स्टेट का डिप्लोमा ले रहे हैं और एक बेहतरीन बंदे से डिप्लोमा ले रहे हैं जिसकी पूरा पाकिस्तान मानता है, जिसकी तालीम को पूरा पाकिस्तान मानता है, और वो फिज़िकली बड़े हार्ड स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, और स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत करते हैं उनके दौर में और बाकायदा टेस्ट लेते हैं वो। तो अब उसके बाद देखें हम कर रहे हैं, सोफा यूनिवर्सिटी में भी हमारी इंगेजमेंट थी आपके सामने, अभी हमने लेक्चर्स दिए, इतना कुछ किया हमने। रियल स्टेट को देखें, मैं आपको क्या कहा कि आपका कमीशन तभी क्लियर होगा जब आप एक अंडरटेकिंग साइन कराएंगे। वो अंडरटेकिंग हमने लोगों को दी लेकिन इंटरेस्ट नहीं लिया। बेसिकली हमारा मकसद क्या है? कमीशन लेना। अब कमीशन 1%, 2% आपको पता है लोग आधा दे देते हैं, लेकिन अगर रिटर्न में आ जाएगा तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। आप ड्यूरिंग एग्रीमेंट वो रिटर्न करा लें, एक लाइन लिखवा दें कि माई कमीशन वुड बी 1% या 2%, या आप लिखवाएं
क्योंकि ये कानूनी हैसियत ही हमारी कमीशन की तब होती है वो रिटर्न में हो। हमारी ज़बानी कलामी होती है, लोग कोर्ट्स में चले जाते हैं, कमीशन नहीं देते, तो 8-8, 10-10 लाख, 16-16 लाख रुपए कमीशन बनता है, फिर वो नहीं देते कोर्ट्स में जाए, कोर्ट्स कहती है जी आपके पास रिटर्न में है, हम बोलते हैं नहीं। आखिरी सवाल सर, इलेक्शन 2023 18 मार्च बड़ा कठिन दिन होता है, बहुत अफरा तफरी का माहौल होता है, एक जीत जाता है तो एक हार जाता है, हारने वाले पीछे चला जाता है, बहुत सारे लोग गले मिल के भी उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आप जीते। डेफिनेटली आप तमाम डिक्लेरेशन के साथ हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किसी ना किसी को होता है डेफिनेटली। इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं और जो पार्टिसिपेंट है 93 कैंडिडेट, उनको क्या मशवरा देंगे? सर देखें, बात ये है कि अपना आप जो इलेक्शन का टाइम है ना, ये एक टाइम ही अलग होता है। आपने हर एक बंदे से इंटरेक्शन करनी है, वहाँ तनकीद भी कोई करेगा, कोई तारीफ भी आपकी करेगा, लेकिन डिक्लेरेशन समझदार है। डिक्लेरेशन को ये पता है कि कौन बातें करता है, कौन काम करता है, किस दौर में काम होते हैं। अच्छा, मैं जब आया था, तो लोगों को पता था कि भाई ये बंदा शुरू से काम करता आ रहा है, तो उन्होंने 4 दिन में मुझे वोट 576 वोट्स दिए, वॉज द हाईएस्ट प्रेसिडेंट जिसने इतने वोट्स लिए। तो क्यों? उसकी वजह थी कि लोगों का ट्रस्ट था। अब देखें, अब ये समझते हैं कि भाई हम इलेक्शन में आएंगे और बातें करेंगे और हम अपने आप को पेश करेंगे, लोगों को सब पता है आप क्या है, आप खोखले हो या आप बातें कर रहे हैं, आपकी बातों में वजन भी है। आपने अपने दौर में अपना काम बताएं कि मैंने ये काम किए, मैं अपना एज ए रोल मॉडल हूँ, तो मैं अपने आप को, कल मैं अगर इलेक्शन में जाऊँ तो मैं बताऊँगा भाई मैंने अपने दौर में ये काम किए थे, तो आप मुझे इसलिए वोट दें। और नेक्स्ट टाइम अगर मैं वो काम ना कर सकूँ, बिल्कुल मुझे वोट ना दें। अगर मेरी बेस्ट 30 की टीम ने काम किया है और उनमें से अगर वो लोग इलेक्शन में, तो आपको पता है कि वो टीम जो है वो काम करके दिख गई है, तो आप लोग अगर उस पर भरोसा करेंगे। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि एक ग्रुप को लाएं। अगर मैं आया था, मेरे पास 26 बंदे थे, कोई तितर बटेर नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम हुए नहीं हुए, आप खुद गवाह होंगे, ठीक है। अब मैं 1 वोट, 2 वोट की 3 वोट, ये इससे क्या होता है कि डिसबैलेंस हो जाता है। फिर वो उस पिछले वाले दौर में 17-15 वाले हमारे दिमाग में अभी तक घूम रहे हैं, 15-17 हम लोग कोई लड़ने नहीं आए, हम लोग इमेज बिल्डिंग करने आए हैं। हमारी वर्स्ट एसोसिएशन हो गई थी, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतरीन एसोसिएशन है, वन ऑफ द टॉप लाइन की इस वक्त डिक्लेरिया एसोसिएशन है। तो खुदारा अपने आप को मेहनत करें, अपने मंशूर दें, आप करना क्या चाहते हैं, और जब आप जीत के आएँ तो आप बेहतरी की तरफ जाएं, ना कि किसी पे तनकीद करें, मखा। हम सब भाई हैं, इन ऑल द एंड में क्या हुआ, सब भाई भाई बन गए। तो जब सब भाई थे तो लड़ने की क्या ज़रूरत थी, हम लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की क्या ज़रूरत थी। हम तो चाहते हैं कि भाई आवाम का काम हो, वेलफेयर का काम हो, बुरा वक्त किसी भी आ सकता है, अच्छे वक्त आज हैं तो आप डोनेट करें। मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पैसे दिए, मैंने आगे आवाम को दिए। अब आज मैं अगर 2 साल करके गया हूँ तो इन्हीं की डोनेशंस की वजह से, इन्हीं की वजह से काम करके गया हूँ ना, वरना आप इतने फंक्शन तो इतना कुछ थोड़ी कर सकते हैं। आप 4-4 करोड़ 3-3 करोड़ के फंक्शंस कर रहे हैं, तो सारी बात है इन्हीं के लोगों से कर रहे हैं। कि बेहतरीन पोटेंशियल है डिक्लेरियंस में, बेहतरीन तंजीम है पाकिस्तान की। डिक्लेरियंस आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड, आई गोइंग टू से इट। दे आर वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन, ऑनेस्ट हैं। आपको पता है आज मज़े की बात है, 0% चीटिंग रेट है इस वक्त डिक्लेरिया में, 0%। तो ये मेरे फ़ख्र की बात है कि मेरे मेंबरान इतने अच्छे हैं। 0% फ्रॉडुलेंट्स, 0%, यानी कि नमक में बराबर भी नहीं है। लोग कहते हैं ना, मैं कहता हूँ मेरे अगर 2000 मेंबर तो दे आर ऑनेस्ट, दे आर टैक्स पेयर्स, दे आर इन नेशनल इंटरेस्ट, दे डू वर्क, दे आर बेस्ट। इन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा काम किया। तो ऐसी तंजीम को जब आप रूल करने जा रहे हैं 2 साल के लिए, तो आप अपने नुमाइंदे बेहतरीन चुनें। इन 93 में से बेहतरीन चुने, एक टीम चुने, ताकि वो आपको काम नेक्स्ट टाइम काम नहीं करेगी। आप बिल्कुल उस तंजीम को ना, उस पार्टी को ना दें वोट। आपने मुझ पर भरोसा किया, अब आप उस पर भरोसा करें जो काम करके दिखाए, ना कि बातें करके दिखाए। बातों में कुछ नहीं रखा। सर बहुत मशकूर हूँ मैं आपका, आपने बहुत अपना वक्त दिया। आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ भी हैं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। मोबाइल आपने साइलेंट किया हुआ है, कॉल भी काफ़ी आ रही होंगी। मैं थैंक यू वेरी मच अब्दुल बासित जाकवानी, आपने बुलाया। और इन 2 साल दौर में जो फिर से मैं कहता हूँ, अगर कोई गलती हुई हो तो मैं माजरत भी करता हूँ अपने डिक्लेरियन से। क्या बात। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने 2 साल डिक्लेरिया में एज ए प्रेसिडेंट काम किया। और मेरा स्टेप डाउन होने की एक वजह, मैं चाहता था कि नेक्स्ट आए
और मेरी आगे भी ये ख्वाहिश है कि एक प्रेसिडेंट 2 साल रूल आउट करके फिर नेक्स्ट को दे, ताकि यंगस्टर्स ऊपर आए। मैं आपको ये बात पूछने वाला था, लेकिन मैंने नहीं पूछा आपको, किसी वजह से नहीं पूछा। बहरहाल ज़ुबैर भाई मैं बहुत मशकूर हूँ, व्यूअर्स मैं फिर इनसे बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने वक्त दिया, क्योंकि एक मैं बिल्कुल छोटा जूनियर, लेकिन इन्होंने मुझे एक फ़ोन पे बिल्कुल लब्बैक कहा और आ गए। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है और मैं तमाम डेफलियन को मैं अपने तवज्जुह से भी एक मैसेज देना चाहूँगा। ज़ुबैर भाई सामने बैठे हुए हैं, उस शख्सियत को वोट दीजिएगा जो डिज़र्विंग पर्सनैलिटी हो, ताकि आपका जो वोट, जो अमानत है, वो अच्छी जगह लगे। दुनिया में किसी तरह वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आखिरत में इस वोट की भी जवाबदारी है। तो मैं फिर सर एक मरतबा मशकूर हूँ। इसी तरह हम इंशाल्लाह ABJ स्टूडियो में लोगों को मदऊ करते रहेंगे। ज़ुबैर भाई जैसे अच्छे अच्छे लोग हमें मिलते रहेंगे, इनसे मशवरे करते रहेंगे, इनकी बातें आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल से, यूट्यूब चैनल से, फेसबुक प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहिएगा, ताकि अच्छे अच्छे लोग फिर हम आपको दिखाते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।